अब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आयंस चैनल्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, आप तब तक आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। चार तरह के हम लोग बेसिकली हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे देख लो आप, लाइगैंड गेटेड, एक हो गया आपका मैकेनिकली गेटेड, तीसरा हो गया वोल्टेज गेटेड, एक होता है जो हमेशा ओपन रहता है। तो लाइगैंड गेटेड चैनल कब ओपन होता है? जब कोई केमिकल हो या फिर आप हार्मोन हो कोई, या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो, ये सब आकर के जब वहाँ पे अटैच होगा तब ये ओपन होता है। फिर मैकेनिकली गेटेड कहोगे तो ये कैसा होता है? ये प्रेशर के कारण होता है। प्रेशर डिफरेंस जैसे आपका वहाँ पे ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा तो ये जो चैनल होता है ये तब ओपन होता है। और तीसरा हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारे इस न्यूरॉन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे ट्रांसमिशन होगा, कंडक्शन होगा। तो इस यहाँ पे ज़्यादातर यूज होगा अपना वोल्टेज गेटेड। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड होगा। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे होगा तो अपना यहाँ पर ये चैनल ओपन होगा। जैसे सपोज कर लो कि अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ठीक है, आप लोग हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि देखो आप, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 है। ठीक है, ये बढ़ करके कितना हो जाए? -55 हो जाए तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो तब जा करके अपना जो ये चैनल है ये क्या होगा? ओपन होगा यहाँ पर। फिर एक होता है ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो एक्सोलेमा जो होता है, एक्सोलेमा क्या होता है आप लोगों को पता है? एक्सोलेमा होता है हमारे एक्सोन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसके पास जो हमारा पोटेशियम चैनल जो होता है इनके पास ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? सोडियम आयन के चैनल में। ठीक है, सोडियम आयन चैनल के कंपैरिजन में पोटेशियम आयन चैनल जो होता है ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि इसका जो रेस्टोनल एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इम्परमिएबल है किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। सिमिलरली अगर इसी तरह से आप देखोगे तो एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सोप्लाज्म अब क्या है? साइटोप्लाज्म है एक्सोन का। उसके अंदर आप देखोगे तो जो हमारा निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो इम्परमिएबल होता है किसके लिए? एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू एक्सोनल मेम्ब्रेन उसके अंदर है वो इम्परमिएबल होता है किसके लिए? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए, जो हमारे किसके अंदर है? एक्सोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और ये जो हमारा ये एक्सोन है इसके अंदर जो है ये, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर क्या होगा? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अभी हम लोग बात कर रहे थे अंदर होगा, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं डिफरेंस का, वो बाहर पॉजिटिव, रेस्टिंग रेस्टिंग के टाइम पे बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव ये हो गया, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ये अंदर हो गया। तो यहाँ का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है वो -70 के आसपास होता है, और यही जो हमारा प्लस और अंदर के साइड जो माइनस रहता है रेस्टिंग पे, इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। और इसको हम लोग एक साथ क्या बोल देंगे? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब कुछ फैक्टर है जो कि अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लो कि इधर इधर ज़्यादा चार्ज है, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इधर निगेटिव चार्ज कम है, या फिर इधर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज कम है। ये एक कारण हो सकता है कि आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब इफेक्ट करने का। ठीक है, और कभी ये हो सकता है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो किसके? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए क्या है? ज़्यादा इम्परमिएबल है। तो ये एक कारण हो सकता है जो फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब एक देख लो आप, इलेक्ट्रोजेनिक नेचर। ठीक है, ये किसके लिए? सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। ठीक है, ये क्या होता है कि 3 सोडियम आयन्स को क्या करता है? बाहर भेजता है, और 2 को अंदर करता है। तो ये सब फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कुछ इफेक्ट का, तो इसका आप अपोजिट आप समझ सकते हो, जो कुछ इफेक्ट हो सकता है अगर इसमें कुछ इधर उधर इफेक्ट कर सकता है। ये सब फैक्टर है जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए हम लोग, अब इसके बारे में हम लोग कंप्लीट में देखते हैं। अब देखो हमारा क्या था सेल यहाँ पर? अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था। ठीक है, जैसे ही -70 पे था, रेस्टिंग पे था। अभी कोई स्टिमुलस हुआ, कोई चीज़ का सेंस हुआ, कोई टच हुआ, कोई सेंस हुआ, यहाँ पर क्या होगा कि स्टिमुलस आया, जैसे ही आया अब क्या होगा? जो बाहर हमारा क्या था? पहले से सोडियम आयन था, अंदर पोटेशियम आयन था, बाहर से क्या होगा? सोडियम आयन अब अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में बोल रहे हैं इसको, जो बाहर से सोडियम आना स्टार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनफ्लक्स बोल रहे हैं। ठीक है, जब बाहर जाएगा तो हम लोग इफ्लक्स बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अब डिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो गया। अब ये पोलरिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स होने लगेगा। चैनल ओपन हुआ। ठीक है, जैसे ही -70 से बढ़ करके कितना हो गया? -55 हो गया। चैनल ओपन हुआ और सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि सेल के अंदर जो हमारा चार्ज है वो इधर से इधर की ओर फ्लो करेगा, और बाहर जो है इधर से इधर की ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इनसाइड द सेल करंट किधर से किधर फ्लो होगा? ए से बी की तरफ, और बाहर क्या होगा? बी से ए की तरफ होगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगा? रिपीट पे रिपीट होते जाएगा, और हमारा स्टिमुलस क्या होगा? आगे ट्रांसफ़र होते जाएगा, कंडक्ट होते जाएगा, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिपोलराइजेशन में क्या होता है।
चलिए अब हम लोग डिपोलराइजेशन देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे डिपोलराइजेशन मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि अंदर की ओर क्या हो रहा है, सोडियम आयन आ रहा है, और बाहर की ओर क्या जा रहा है, सॉरी अंदर की ओर सोडियम आयन अपना आ रहा है। यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स होते जा रहा है। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब अब जो बाहर हमारा पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव हो रहा है, और अंदर जहाँ हमारा निगेटिव था वहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है। तो इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो हमारा ए का पॉइंट ए का जो पोलैरिटी था वो क्या हो गया, डिपोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब हमारा क्या कहा जाएगा, एक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा, या फिर नर्व इम्पल्स कहा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, आगे ट्रांसमिट इस तरह से होते जा रहा है। अब वही डिपोलराइजेशन होगा फिर से रिपोलराइज। अब रिपोलराइज कैसे होगा, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं। अब हमारा रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो हमारा सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ था, जो ओपन हुआ तो सोडियम, जितना सोडियम आयन अंदर की ओर आया था, ये क्या होगा कि पोलैरिटी अब कहाँ पहुँच गया, अब +40 के पास पहुँच गया ये। ठीक है, अभी कितना हो गया, +40 के पास पहुँच गया, +40 के पास। तो अब क्या होगा कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इस कारण से क्या होगा कि अब फिर से पोलैरिटी को रिवर्स करना है, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल पे जाएगा फिर से। तो अब क्या होगा कि सोडियम आयन चैनल जो होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होगा, ये बंद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा स्टार्ट होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अब यहाँ पे ओपन होगा। अब क्या होगा कि अब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, क्योंकि अब हमको क्या करना है, ओरिजिनल स्टेट पे लाना है, ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल पे लाना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा। ये क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को बाहर और 2 पोटेशियम आयन को अंदर। यहाँ पे हमारा होगा एटीपी का खर्च। ठीक है, यहाँ पे हमारा एटीपी लगने वाला, एनर्जी कंज्यूम होने वाला यहाँ पे। अब हम लोग इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि ये फिर से अपना पोलराइज स्टेट, जिसको हम लोग रिपोलराइजेशन बोल रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो आप लोग को अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप लोग जरूर से अभी भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। वीडियो को यहीं रोको और टाइम मेंशन करके आप वहाँ पे डाउट कर लो, या फिर अपना डाउट ही कन्फर्म कर लो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो अपना डाउट को जरूर से मेंशन करो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन देखिए आपको 2 तरह से हो सकता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है तो एक जंक्शन के थ्रू होता है। जंक्शन को हम लोग बोल देते हैं साइनेप्स, जिसको हम लोग कंप्लीट डायग्राम के हिसाब से हम लोग एकदम से क्लियरली हम लोग विजिबल करके उसको हर चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग साइनेप्स बोल देते हैं जंक्शन को। तो 2 तरह से हो सकता है, एक केमिकली साइनेप्स होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं होता है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता रहता है। इसमें आपको गैप देखने मिलेगा, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या नाम देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम देते हैं। ये देख लो आप, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और ये थोड़ा सा फास्ट होता है। ये भी फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम फास्ट होता है इन कंपेरिजन में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स का। इसमें क्या होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता है। इसमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहता है। इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और हमारे बॉडी में बहुत ही रेयर पाया जाता है। देखो आप ये डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे ये जो देखो, ये जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक से दूसरा कनेक्ट रहता है। ये अपना है प्री सिनेप्टिक, ये अपना पोस्ट सिनेप्टिक। तो ये दोनों के बीच में कोई गैप नहीं देखने को मिलेगा, और यही गैप जो है हम लोग को केमिकल सिनेप्स में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं एक साथ, उसको हम लोग एक साथ बोल दे रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये देखो अपना यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट समझेंगे, सिनेप्स के बारे में, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे इसमें से इसमें आ रहा है, यहाँ से कैसे इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, फिर कैसे यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास अपना यहाँ पे रिसीवर लगा होता है, वो रिसीव करता है। ये सब हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर हो जाएगा कुछ ज़्यादा बड़ा, फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हमें होगी काफ़ी दिक्कत। तो हम लोग को क्वेश्चंस, इतना का क्वेश्चंस हम लोग को एनालाइज करना है, और अपने मॉड्यूल से भी इतना में जितना क्वेश्चंस आता है उतना को कवर करना है। नेक्स्ट हम लोग 5 से 6 मिनट की वीडियो रहती है, आप लोग आराम से देख सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे साइड में इसके ऊपर ही पॉपअप स्क्रीन आ गया होगा अब तक में, तो आप उस पर क्लिक करके इसके नेक्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। 5 से 6 मिनट की रहती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसके बाद जो आने वाली लेक्चर है आप तभी देखो जब आप यहाँ तक का क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो और आप कंप्लीट प्रोसेस समझ लो। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप ज़रूर से कमेंट करो, आपको फिर से समझा दिया जाएगा एक बार अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके, आपका नाम मेंशन कर करके वहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और हाँ टेस्ट जरूर से दिया करो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत नेसेसरी है और उसके क्वेश्चंस का एनालाइज करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, और वहाँ पे काफ़ी हम लोग मज़ेदार तरीके से और ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करेंगे और डायग्राम को भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे।